जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे, यह 2022 का सेट नंबर 1 है और कोड 324 FF है। यदि नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, 4 तक जाकर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आज हम 5वें क्वेश्चन को बताएंगे और 5वां क्वेश्चन का जो क है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। जैसे जैसे समझाएंगे वैसे वैसे आप लोग समझते रहिएगा। दिया क्या है, दो वक्र दिया है। यदि दो वृत्त इतने और इतने के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम जो दिया है एक बार पहले लिख देते हैं। तो दिया क्या है, दो वृत्त। तो दो वृत्त का नाम दिया है, तो वृत्त का समीकरण दे दिया है x² + y² इक्वल में दिया है 4। ठीक है, यह मेरा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या दिया है, x - 2 का होल वर्ग प्लस y का होल वर्ग इक्वल में 4। ये समीकरण 2 हो गया। इन्हें दे दिया है, कह इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें दो समीकरण दिया है, तो हम लोग वृत्त का रचना कैसे करेंगे। वृत्त तो बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाएंगे और त्रिज्या हमें पता रहेगा, त्रिज्या पता रहेगा और वृत्त का केंद्र पता रहेगा, तभी इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका केंद्र ज्ञात करेंगे, उसके बाद से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं, इतना हो गया। तो हम लोग वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है आप लोग जानते होंगे। वृत्त का व्यापक समीकरण नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है x - h का होल वर्ग, ठीक है, x - h का होल वर्ग y - k का होल वर्ग इक्वल में r का वर्ग होता है। यही हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण है, जहां h, k वृत्त का केंद्र है, तथा r वृत्त की त्रिज्या है। जैसे जैसे लिख रहा है वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा। जहां वृत्त की यह त्रिज्या है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, यह काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इतना काम तो आपको आता होगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर समीकरण 1 को वृत्त के व्यापक समीकरण से वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा। तुलना कैसे करेंगे, समीकरण 1 का तुलना कैसे करेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण से। तो यहाँ पे क्या है, x का होल वर्ग, तो इसको हम लोग x - 0 का होल वर्ग भी लिख सकते हैं। प्लस, बातों को ध्यान समझिएगा, एक मिनट, बड़ा लिखते हैं, x - 0 का होल वर्ग लिख सकते हैं, प्लस y - 0 का होल वर्ग लिख सकते हैं, इक्वल में 2 का भी होल वर्ग लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को वृत्त के व्यापक समीकरण से जब तुलना करेंगे तो h का मान कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं, यदि आपको नहीं समझ आता है तो एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा दीजिए। समीकरण 1 को वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो x - 0 का होल वर्ग प्लस y - 0 का होल वर्ग इक्वल में 2 का वर्ग हो गया। तो यह जहां 0, अब लिखेंगे जहां 0, वृत्त का क्या है, केंद्र है, वृत्त का केंद्र है तथा r2 क्या है आपका, 2 त्रिज्या है। इतना हो गया, इसको रखवा देते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे सही जाएगा। पुनः समीकरण 2 का वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर समीकरण 2 को वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर
वृत्त के व्यापक समीकरण से जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर यक्स माइनस 2 का होल वर्ग है, यह सही है, लेकिन y माइनस 0 का होल वर्ग हो जाएगा इक्वल में 2 का होल वर्ग हो जाएगा, 2 का होल वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 और 0, 2 और 0 वृत्त का केंद्र हो जाएगा 2, 0, 2, 0, 2, 0 वृत्त का केंद्र है, सॉरी वृत्त का केंद्र है तथा 2 त्रिज्या है, तथा 2 क्या है हमारा त्रिज्या है। अब 2 वृत्त का केंद्र मिल गया, ठीक है, वृत्त का केंद्र यहां से मिला है, वृत्त का केंद्र यहां से, लेकिन 2 वृत्त का केंद्र मिला है, 2 त्रिज्या मिला है, तो अब हमें 2 वृत्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 वृत्त मिल जाएगा, यानी कि 2 केंद्र पता हो गया, 2 त्रिज्या पता हो गया, तो 2 वृत्त को हम रचना कर लेंगे। तो 2 वृत्त का रचना हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं, अच्छे समझिएगा। तो पहला जो आता है जहां 0, 0 वृत्त का केंद्र तथा 2 त्रिज्या है, तो 0, 0 यानी कि मूल बिंदु पर होगा, 0, 0 यानी कि मूल बिंदु पर होगा। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश बना लेते हैं, यहाँ पर चतुर्थांश बना देते हैं, हो गया, यहाँ पर आपका चतुर्थांश होगा। तो मूल बिंदु 0, 0, 0, 0 इतना हो गया। तो इसका जो केंद्र है वह किस पर है, मूल बिंदु पर है, और त्रिज्या आपका 2, तो 2 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लीजिएगा। 2 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। यह मेरा जो वृत्त है 2 सेंटीमीटर का है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, गोल बनाइएगा अच्छा सा, ठीक है। पुनः उसके बाद से दूसरे समीकरण से हमारा जो मिला है वह वृत्त का जो केंद्र मिला है 2, 0 मिला है, यहाँ से जो वृत्त का केंद्र मिला है वह 2, 0 मिला है। तो 2, 0 और त्रिज्या 2 हो, त्रिज्या आपका 2 हो, तो 2 आपका त्रिज्या हो, तो त्रिज्या यही के होगा, आपका त्रिज्या आपका यही होगा, और केंद्र हमारा 2, 0 यहाँ पर आ रहा है, 2, 0 यहाँ पर आएगा केंद्र 2, 0 यानी कि यह सच पर 2, यह सच पर 2 और y पर 0, तो यह सच पर 2 चले हैं, y पर 0, तो केंद्र यह मिल गया। अब यहाँ से एक वृत्त की रचना करेंगे, अब यहाँ से प्रकार की का नोक रखकर वृत्त का रचना करेंगे, तो यह दूरिया ऐसे होकर बनाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कैसे बनेगा, बस हो गया, ऐसे बनाना है ना, हो गया। तो कह रहा है इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि दोनों में जो कॉमन हो, दोनों वृत्त में जो कॉमन है उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यही हमारा कॉमन हो रहा है, यही भाग हमारा कॉमन हो रहा है, ठीक है, यही भाग हमारा कॉमन हो रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 केंद्र हमें पता हो गया है, जबकि त्रिज्या जानते हैं 2 सेंटीमीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले जहां पर यह बिंदु काटा है, यहाँ जहां पर बिंदु काटा है इसका क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात कर लेंगे। यह मान लेते हैं ए हो, ए मेरा क्या है, बी बिंदु है, ए और बी बिंदु हमारा है, ए और बी, ए और बी कोई हमारा बिंदु है, इस बिंदु को हम नाम दे दिए हैं और इसका बिंदु ज्ञात कर लेंगे कि क्या आएगा। तो इसका बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। दोनों समीकरणों को हल करने के बाद से हमें बिंदु मिलेगा। क्यों दोनों समीकरणों को हल करेंगे, क्योंकि यह हमारा पहले के लिए है, यह मेरा दूसरे के लिए है। यह मेरा जो यह वृत्त है, यह वृत्त वह x² + y² इक्वल में 4 के का है। यह जो वृत्त है, यह जो वृत्त बना है यह गोल में बनेगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। यह जो वृत्त है, यह वाला जो वृत्त है वह इसके लिए समीकरण है, और जो ये वाला वृत्त है यह x - 2 का होल वर्ग + y का होल वर्ग इक्वल में 4 इसके लिए है। आप लोग समझ गए होंगे कौन सा वृत्त किस समीकरण के लिए है। तो इन दोनों को समीकरणों को हल करके यह हमारा काटान बिंदु मिल जाएगा। तो दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
तो जब हल करेंगे तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पे है, यानी कि तुलना कर देंगे तो हमारा दायां पक्ष के साथ बायां पक्ष के साथ, जब दायां पक्ष बराबर हो, जब एक पक्ष बराबर हो, दायां हो या बायां हो, जब एक पक्ष बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो 4 4 खत्म, 4 4 हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स माइनस 2 का होल वर्ग प्लस वाई का होल वर्ग ना हो गया। वाई स्क्वायर को काटे देगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा, 2 दूना 4 4x इतना होगा। एक्स स्क्वायर को काटेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बचा 0 1 में 0, तो यह हमारा माइनस 4x है, तो इधर आएगा तो प्लस 4x इक्वल में 4 हो जाएगा। तो x बराबर में 1। x का मान किसी भी समीकरण में रखिए, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा 1 प्लस y का वर्ग इक्वल में 4 हो जाएगा। तो y का वर्ग बराबर में हमारा 3 हो गया, यानी कि y कितना निकल जाएगा, यहां से इधर लगाइए तो कितना हो जाएगा हमारा, y का वर्ग बराबर 3, तो y बराबर अंडर रूट में 3, तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 3 हम ले लेंगे, ठीक है। y का जो मान होगा प्लस माइनस अंडर रूट में 3। इतना समझ में आया। तो हमारा जो बिंदु होगा वह 1 कामा अंडर रूट में 3, और यह माइनस यह दर्शा रहा है कि y अक्ष पर नीचे बन रहा है, y अक्ष पर नीचे बन रहा है, 1 कामा माइनस अंडर रूट में 3 इतना हो गया, सॉरी, ठीक है। ए कामा माइनस अंडर रूट में 3, इतना समझ में आया। अब हमें ज्ञात करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बिंदु पता होगा, तो अब हम तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल ही लेंगे ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस पर एक लंब डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक लंब डालो। सबसे पहले हम लोग यहां से लेकर बिंदु O से लेकर इसको मान लेते हैं O, A, B पता है, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। देखिएगा O A D का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड O A D O का क्षेत्रफल। तो इसमें हमारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है, कौन सा बन रहा है, यह वाला बन रहा है, यह वाला देखिएगा ध्यान से, ये वाला त्रिज्यखंड बन रहा है, यही वाला, ठीक है, यह वाला बन रहा है। और इसमें त्रिज्यखंड, यानी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने को रब करते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा क्या क्या हम कह रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हट जाते हैं, रब कर देते हैं इसको। आई होप कि आप लोग को जितना भी समझाएं समझ में आया होगा। अब मेन जंग हमारा जो लड़ान है और बाकी रह गया है। अभी तो हम कुछ भी नहीं किए हैं, अभी आर मतलब तुलना करके एक्स वाई और वाई का मान ज्ञात किए हैं, उसके बाद से बस कैलकुलेशन किए हैं। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि पहले ऊपर के लिए निकालते हैं। देखिएगा ऊपर वाला निकालते हैं, नीचे वाले से 2 गुना कर देंगे। देखिएगा ऊपर वाला निकालेंगे और 2 से गुणा करा देंगे तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। बातों को ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला निकाल ले रहे हैं, ओनली ऊपर वाला निकाल ले रहे हैं, नीचे क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे तो पूरा छायांकित भाग का यानी कि इतने का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका और इसका निकल जाएगा। तो लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल में हम पूरे के लिए निकालेंगे। एक काम करते हैं, हम आधे के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, या तो पूरा के लिए भी निकालेंगे तो आपका सही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, O A C D O का क्षेत्रफल, O A C D O का क्षेत्रफल, O A C D O का क्षेत्रफल, O A C D O का क्षेत्रफल इक्वल में हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल में हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड O A D O का क्षेत्रफल, O A D O का क्षेत्रफल। देखिएगा पहले यहां से यहां चल रहे हैं, O A D O का क्षेत्रफल प्लस
आपका ए से चलेंगे तब या तो डी से चलिए, तो ए सी डी ए का क्षेत्रफल, जहां से चलेंगे वहीं पर जाकर समाप्त करेंगे। तो ए सी डी ए का क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिज्यखंड लिख लीजिएगा, त्रिज्यखंड ए भी हो रहा है, त्रिज्यखंड ए सी डी ए का क्षेत्रफल इतना। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, एक बार देख ले रहे हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड ए सी डी ए का क्षेत्रफल, इतना हो गया। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमें ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल इक्वल में जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ हमारा समाकलन है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ से यानी कि O से लेकर D के बीच की दूरी कितना होगा, 1 होगा। तो 0 से लेकर 1 तक जा रहे हैं, कैसे 1 होगा, कैसे 1 होगा, यानी कि इन दोनों, यह दूरी कितना है, दूरी कितना है, त्रिज्या कितना है, 2 है। तो जहां पर काट रहा है आधा काटेगा, जहां काट रहा है आधा काटेगा, तो यहाँ बिंदु हमारा लंब डालेंगे तो आधा हो गया, यानी कि 0 से लेकर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक हो गया y1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर, सॉरी अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से d से लेकर c तक, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक चलेंगे तो y2 dx, इन्हें समझ में आया। तो y1 क्या है आपका, तो हम बताए हैं त्रिज्यखंड इसके लिए जब ले चलेंगे तो यह इस वाले वृत्त में आ रहा है, यह जो त्रिज्यखंड है इस वाले वृत्त में आ रहा है, इस वाले वृत्त का लिखेंगे सर्कल। तो y का जब मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यस माइनस 2 का होल वर्ग है प्लस y का होल वर्ग है इक्वल में 4 है, यदि हम y का मान निकालते हैं तो यह हमारा 4 माइनस यस माइनस 2 का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। या y बराबर में अंडर रूट में हो जाएगा 4 माइनस यस माइनस 2 का होल वर्ग, इतना हो गया। यानी कि यह मान जो है यहाँ पर रखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, क्या लिखेंगे अंडर रूट में 4 माइनस यस माइनस 2 का होल वर्ग dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं तो इस वाले में आपका त्रिज्यखंड यहाँ आ रहा है, इस वाले में आपका त्रिज्यखंड ये वाला आ रहा है, ठीक है ना, यही वाला आ रहा है। तो त्रिज्यखंड यह किसके लिए है, वृत्त इस वाले के लिए है। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में आपका आएगा 4 माइनस यक्स का स्क्वायर, 4 माइनस यक्स का स्क्वायर dx। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, इसको रख कर देते हैं। देखिए जितना भी मतलब ज्यादा सोचने वाला काम है सबसे ज्यादा यहीं पर है, कि कैसे कैसे लेके चलना है। और देखिए हम आधे के लिए निकाल रहे हैं, अभी जब पूरा हो जाएगा कैलकुलेशन तो 2 से गुणा करा देंगे तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। और इसका सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, एक्स अपान में 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान में ए, एक्स अपान में 2 यही होता है। यही मान रखिए यहाँ पे। एक टाइम बताते हैं हम और इधर से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू बाई में 2 इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल वर्ग प्लस ए का वर्ग यानी कि यहाँ पर इसको हम 2 का भी वर्ग लिख सकते हैं। तो ए का वर्ग यानी कि 4 बाई में कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपान में 2 समाकलन हो गया 0 से लेकर 1 तक प्लस इसके लिए आपका क्या हो जाएगा एक्स अपान में 2 अंडर रूट में 4, इसको हम लोग 2 का वर्ग लिख सकते हैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए यानी कि 4 बाई में 2 इसको रोक कर देते हैं 4 बाई में 2 साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स अपान में 2, 1 से लेकर 2 तक। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिएगा, फोकस कीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले 1 को लिखेंगे, तो 1 माइनस 2 बाई में 2, 1 माइनस, यदि यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 1 यानी कि 1 हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 1 रखते हैं तो माइनस 1/2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब x के जगह पे 0, तो 0 माइनस 2 बाई में 2, और जब यहाँ पर रखेंगे तो यह 0 4 यानी कि 4 माइनस 4, ठीक है, प्लस एक भी स्टेप दायर नहीं करेंगे ताकि हम ये सोच रहे हैं आपको न समझ आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब x की जगह पे 2 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, अब इसमें भी होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा तो ये भी पद हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 यानी कि 4 का आधा 2 साइन इनवर्स, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 यानी कि -1 साइन इनवर्स -1। अभी बस इतने का कैलकुलेशन किए हैं, अभी इसका बाकी है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर अपर लिमिट यानी 2/2 डायरेक्ट करें, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर रखेंगे तो 2/2 यानी कि 1 हो गया, और यहाँ पर रखेंगे 2 का 4 यानी कि ये भी हमारा 0 हो गया, 1 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 2 यहाँ पर रखेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर 2 यानी कि साइन इनवर्स 1 हो गया। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे जब यहाँ पर, तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और यहाँ पर अंडर रूट में 4 माइनस 1 माइनस 2, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें भी, तो यहाँ पर 1 होगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा आपका 1/2। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब हल करते हैं, यहाँ पर -1/2 और अंडर रूट में 3 प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा देखिएगा। हम एक चीज बताते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वह माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर हमारा 0 हो गया, इसको नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा माइनस, या इसमें भी वही काम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस इसमें आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स 1 इतना हो गया प्लस, इसमें सेम वही काम, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 अंडर रूट में 3 और -2 साइन इनवर्स 1/2 कोष्टक में। अब हम ऊपर करते हैं हल, इतने को रख कर देते हैं। यहाँ चतुर्थांश की वजह से आपका माइनस साइन थीटा हुआ है। चतुर्थ में आपका सेक और कास ओनली प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस रूट में 3/2 -2 और साइन इनवर्स यहाँ पर है, तो साइन के पद में सोचिए कि 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश के मान, तो रेडियन में सोचिए, अंश में नहीं रेडियन में। तो 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो 180 से पाई/180 से तो आपका हो जाएगा 6 यानी कि पाई/6। तो यहाँ पर हम लोग पाई/6 लिखेंगे इसके जगह पे, यानी कि इतने का जो मान होगा पाई/6 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और साइन 1 का मान यानी कि साइन इनवर्स 1 है, तो यहाँ पर साइन के 1 किसका वैल्यू होता है, साइन के पद में, तो साइन 90 अंश का, तो पाई/2, तो 2 पाई/2
पाई बाई 2, इतना हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, 2 आपका हो जाएगा, और ये भी वही का, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस √3/2 माइनस और यहाँ पर भी वही का 1/2 यानी पाई/6 1 मिनट इसको रख कर देते हैं। अब इसको तो आप लोग समझ लीजिए, क्या समझ गए होंगे, पाई/6। क्वेश्चन बड़ा है तो बोर्ड का साइज छोटा है थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से पूरा एक ही बार में नहीं हट पा रहा है। इतना हो गया। जो कटने वाला, कुछ कटने वाला है इसमें, कुछ भी कटने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यह आपका माइनस है, ये भी आपका माइनस है, तो जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, -2 √3/2, ठीक है, माइनस 2 पाई/6 हो जाएगा, प्लस 2 पाई/2 हो जाएगा, प्लस 2 पाई/2 हो जाएगा, और 2 पाई/6 हो जाएगा। इतना हो गया। 2 से 2 कटेगा तो -√3, 2 से 2 कट गया, इसको भी काट लेते हैं, या तो काट लीजिए, नहीं तो देख रहे हैं ये दोनों पद बराबर हैं, ये दोनों पद बराबर हैं तो जुट जाएगा, तो 2 पाई और 2 पाई 4 पाई, -4 पाई/6 हो जाएगा, और ये भी दोनों बराबर हैं तो प्लस हो जाएगा 4 पाई/2, 4 पाई/2। जो पद यहाँ पर है वही पद यहाँ पर भी है, लेकिन हर हमारा बराबर नहीं है, तो हर को बराबर करने के लिए यदि इस यहाँ पर 6 हो जाएगा तो हर बराबर हो जाएगा, तो ऊपर नीचे आप लोग काम कीजिए, 3 से गुणा करा दीजिए, हर मत बराबर कीजिए, ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देंगे, हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। थोड़ा सा सोच के चलिए कि कैसे क्या करें, कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो 4 माइनस आपका हो जाएगा 4 × 12 पाई/6 प्लस में। अब हमारा हर बराबर हो गया तो घट जाएगा, तो घटेगा -√3, तो 12 पाई में से 4 पाई को घटाएंगे तो 8 पाई, लेकिन प्लस में 8 पाई/6, और इसको हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं, यानी कि -√3 आपका हो जाएगा, और प्लस 4 पाई/3, इतना हो गया। लेकिन अभी हम ऊपर वाले के लिए निकालें, बस सॉरी डायग्राम को रख कर दिए हैं, ओनली बस ऊपर का निकाले, हमें पूरा का निकालना है। तो पूरा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल, एक काम करते हैं, रब कर देते हैं इतने को, लिखेंगे यहां पर संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल इक्वल में 2 गुणे कितना निकाले हैं, -√3 गुणे फोर पाई, आपका प्लस है, प्लस 4 पाई/3 निकालें, 2 से गुणा करा दीजिए, -2√3 प्लस 4 × 8 पाई/3, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई/3 -2√3, यही हमारा क्षेत्रफल है, तो वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और डायग्राम को यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। यह मेरा था और ऐसे ही था, तो हम लोग क्या किए हैं, ओनली ऊपर वाले के निकाले हैं, ऊपर वाला का निकाले हैं, तो जो ऊपर वाला का होगा वही नीचे वाला का होगा, तो नीचे वाले के लिए हम क्या किए हैं, 2 से यहाँ पर गुणा करा दिए हैं। तो अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, सॉरी संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, यानी पूरे जो घिरा हुआ है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो मध्यवर्ती यानी कि दोनों को जो कॉमन है, यानी कि इसका निकाले हैं, इसमें 2 से गुणा करा दिए हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यही क्वेश्चन है, लगभग 20 या 25 मिनट से कम नहीं लगा होगा, तो समझाने में समय लगेगा। यदि आप लोग लगा लेते हैं अच्छे से, तो इसको मतलब लिखना जो काम रहता है वह 10 मिनट के आसपास में कर लेंगे, मुश्किल से 8 मिनट लगेगा, मुश्किल से 8 मिनट लगेगा, यह आप लोग लगा लेंगे, लेकिन अभ्यास रहेगा तब, नहीं तो ऐसे ही काम रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, क्योंकि इस वाले लेक्चर में एक ही क्वेश्चन को रख रहे हैं, ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा।
क्योंकि जब बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोरिंग महसूस होने लगता है। सभी सभी को नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ को लगता होने के है इतना बड़ा वीडियो क्या देखा जाए, छोड़ो जाने दो। तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपके लिए फायदा रहेगा, देखने में मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।